Hello everyone, welcome to the channel of Legal Edge. My name is Pankaj and I welcome you all. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन कि एडिटोरियल्स हमें क्यों पढ़ने चाहिए एंड अगर हमें पढ़ना चाहिए तो कैसे पढ़ना चाहिए। देखिए, मैं आपको है ना पूरे इस वीडियो का एक क्रक्स बता देता हूँ पहले ही। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ सक्सेसफुल लॉ करियर आफ्टर यू टेक एग्जाम्स, एडिटोरियल्स के बिना काम नहीं हो सकता। तो मैं आपको आगे लेके चलता हूँ एंड हम लोग डिस्कस करेंगे कि एडिटोरियल्स हमें क्यों पढ़ने चाहिए एंड अगर पढ़ने चाहिए तो कैसे पढ़ने चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है, आप यहाँ पे ना कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप देखिएगा कि क्या आपके साथ भी यही प्रॉब्लम्स होती है। डू यू फेस दीज प्रॉब्लम्स? तो सबसे पहला, students often complain that they read newspapers, but अभी तक उन्हें ये नहीं पता चला कि पैसेजेस को अप्रोच कैसे करना चाहिए। तो क्या आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है? आप क्या न्यूज़पेपर डेली पढ़ रहे हैं फॉर योर प्रिपरेशन, लेकिन फिर भी व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग पैसेजेस ऑन लॉजिकल एंड इंग्लिश सेक्शन आपको वहां पे दिक्कत आ रही है? सेकंड, आपको ऐसा लगता होगा कि हम लोग क्लासेस तो अटेंड कर रहे हैं, वी नो कंसेप्ट्स, बट उसके बावजूद हमारा जो स्कोर है वो कंसिस्टेंटली लो है ऑन मॉक्स। फिर नेक्स्ट, कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस होती होंगी कि सर, आई रीड बट देन एज एंड व्हेन आई मूव अहेड इन द पैसेज, आई एक्चुअली फॉरगेट व्हाट आई हैड रेड। तो ये एक प्रॉब्लम जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आके डिस्कस की। देन some students also say, sir, vocabulary is a very big issue and reading is not a problem but vocabulary is, and had I known these words तो शायद मैं इस पैसेज को भी बड़ा आसानी से समझ सकता था। तो आई एम श्योर आपकी प्रॉब्लम्स जो है, जो मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं, उनसे ज्यादा डिफरेंट नहीं है। तो इन्हीं चीजों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहला जो प्रॉब्लम है, इज रीडिंग न्यूज़पेपर सेम एज प्रैक्टिसिंग एडिटोरियल? क्या न्यूज़पेपर रीड करना एंड एडिटोरियल को प्रैक्टिस करना सेम है? द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। इसका आंसर नो है। क्यों? आप खुद सोचिए, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जिस ऑब्जेक्टिव के साथ आप वर्क करेंगे वही आपको रिजल्ट मिलेगा। सो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इज योर ऑब्जेक्टिव टू आइडेंटिफाई कि ऑथर क्या कहना चाहता है? नहीं। योर ऑब्जेक्टिव इज टू आइडेंटिफाई कि क्या लिखा हुआ है, राइट, एंड उस इंफॉर्मेशन को रिटेन करना आपका ऑब्जेक्टिव होता है। तो अल्टीमेटली जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं तो आप जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, not with the point of not with the objective of solving passages। तो जब आप पैसेज के साथ कन्वर्स नहीं कर रहे होते, जब आप पैसेज के साथ जगल अप नहीं कर रहे होते, आइडियाज नहीं आइडेंटिफाई कर रहे होते, तो फिर आप लॉजिकल एंड इंग्लिश के पैसेजेस सॉल्व कैसे कर पाएंगे? सो द आंसर इज अ बिग नो। ये दोनों चीजें सेम नहीं है। मोर ओवर, रीडिंग को इंप्रूव करने के लिए यू हैव टू कीप एंगेज्ड, यू हैव टू कीप योर सेल्फ एंगेज्ड विद द टेक्स्ट। लेकिन जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं तो यू हार्डली स्पेंड 5 मिनट्स ऑन एडिटोरियल्स, और यू हार्डली स्पेंड 5 मिनट्स ऑन आर्टिकल्स एंड देन यू मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। तो आपकी रीडिंग जो है वो इंप्रूव कैसे होगी? तो रीडिंग इंप्रूव करने के लिए एक सेपरेट एक्टिविटी होती है जो आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। डोंट एक्सपेक्ट कि उससे आपका रीडिंग अच्छा हो जाएगा एंड लॉजिकल आप इंप्रूव कर सकते हैं, राइट? सो एडिटोरियल्स, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आगे बढ़ते हैं एंड बेनिफिट्स देखते हैं इसके। बेनिफिट्स क्या है ऑन वर्किंग ऑन एडिटोरियल्स? सो बेसिकली सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो आपको मॉक्स में दिखाई देता है। एंड होता क्या है कि बेसिकली मॉक्स में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप एक बार पैसेज पढ़ें, क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े एंड यू अगेन फील कि आपको क्वेश्चन की ओर, आई मीन आपको वापस पैसेज जो है वो पढ़ना है। डू यू हैव दैट मच ऑफ टाइम? इट्स कॉल्ड रिग्रेशन। अगर आप बार बार पैसेज पे जाएंगे तो अल्टीमेटली एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं। वी हैव हार्डली 20 to 25 minutes to solve लॉजिकल सेक्शन और इंग्लिश सेक्शन। हार्डली इतना टाइम होता है हमारे पास, एंड उसमें हम लोग पैसेज पढ़े, फिर क्वेश्चन की ओर जाए, फिर वापस पैसेज की ओर जाए, फिर क्वेश्चन की ओर जाए, फिर वापस पैसेज की ओर जाए। इतना टाइम हमारे पास नहीं होगा। इवेंचुअली होगा ऐसा कि किसी एक पैसेज पे इतना ज्यादा टाइम लग जाएगा कि कोई ना कोई पैसेज जो है वो छूट जाएगा। सो क्लैट एंड एलिटीज में जो पैसेजेस आते हैं उनको हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका है। एक बेनिफिट ये, एंड क्यों? क्योंकि आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ हैंडल करना सीख रहे हो, ठीक है। सेकंड, मुझे एक बार बताओ, लेट्स सपोज आपने क्लैड एंड एलिटीज क्लियर करके एंड कॉलेज में चले गए। अब कॉलेज में आपका जो
टास्क है वो क्या रहेगा? क्या किसी ने आपके साथ कभी भी ये डिस्कस किया कि कॉलेज में जाके आपका करिकुलम क्या होने वाला है? Nobody ever discussed this thing with you, but मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो करिकुलम है वो कैसा होने वाला है. You're going to get some books on laws, एंड उसके अलावा कुछ आपके माइनॉरिटी के सब्जेक्ट्स होंगे इन केस यू चूज बीकॉम एलएलबी और बीबीए एलएलबी और बीए एलएलबी. तो आपके माइनॉरिटी के कुछ सब्जेक्ट्स होंगे. एंड उसके अलावा तो लॉस की बुक्स हो गई आपके कुछ ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक बुक्स हो गई. इसके अलावा यू आर गोइंग टू स्टडी अ लॉट ऑफ केस स्टडीज. एंड केस स्टडीज कौन कौन सी? जो बड़ी बड़ी केस स्टडीज, बहुत प्रोमिनेंट केस स्टडीज हैं, आप उनको पढ़ोगे, वहां पे उनके जजमेंट्स को पढ़ोगे. सो अभी 2 साल पहले देयर वाज अ वेरी बिग very big conflict that erupted after Mr. Gandhi commented that सारे मोदी चोर हैं. आपने भी ये सुना होगा. सो वहां पे मिस्टर गांधी का जो वो ट्रायल हुआ था, वो ट्रायल कहाँ पे हुआ था आपको पता है? सूरत के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो ट्रायल हुआ था. सो वहां पे किसने केस फाइल किया था. एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो जो जजमेंट आया था, वो जजमेंट अपने आप में 200+ पेजेस का जजमेंट था. तो एक छोटा सा केस एंड उसका जजमेंट 200 पन्नों का. राइट, इमेजिन अगर आप सुप्रीम कोर्ट के प्रोमिनेंट डिसीजंस या जजमेंट्स को पढ़ते हैं, अलग अलग हाई कोर्ट्स के प्रोमिनेंट डिसीजंस या जजमेंट्स को पढ़ते हैं, तो उनके जजमेंट्स कितने वास्ट होंगे. तो वहां पे अगर आप इंफॉर्मेशन को समराइज नहीं कर पा रहे, तो क्योंकि हम लोग एडिटोरियल्स में एग्जैक्टली इसी चीज को प्रैक्टिस करने वाले हैं, अगर आप इंफॉर्मेशन को समराइज नहीं कर पा रहे, सो एक बात याद रखिएगा कि आने वाले कुछ साल आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेंगे. तो अभी छोटे पैसेजेस पे ही स्किल को सीखेंगे, तब जाके आगे इस स्किल को अप्लाई कर पाएंगे. सो एडिटोरियल प्रैक्टिस कैसे करते हैं? देखिए, अभी तो मैंने आपको जो बताया, इट वाज बेनिफिट्स एंड क्या क्या आपको इससे हेल्प मिलने वाली है, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई. नाउ एडिटोरियल्स को प्रैक्टिस कैसे करना है? इट्स गोइंग टू बी अ 2 पार्टर. ये 2 पार्टर होने वाला है, ठीक है. नाउ आज का जो ये वीडियो है, दिस इज पार्ट नंबर 1. पार्ट नंबर 1 में हम लोग लेवल 1 एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे. नाउ लेवल 1 एक्टिविटी इज अबाउट आइडेंटिफाइंग की आइडियाज. अब ये की आइडियाज की अगर मैं बात करूं, तो बेसिकली की आइडियाज होते क्या है? पैसेज में ऑथर जो कहना चाहता है, सो वट एवर पैसेज यू गेट, जहां पे वो 350-400 वर्ड्स का जो पैसेज होता है, ऑथर के पास कहने के लिए बहुत कम होता है. राइट, ऑथर हार्डली हैज 5 और 6 पॉइंट्स टू मेक. लेकिन वो फिर 400 वर्ड्स का पैसेज कैसे बन जाता है? तो हम उसी चीज को आज आइडेंटिफाई करेंगे. 4 या 5 की आइडियाज जो है ऑथर आपको वहां पे देगा. सो मैं यहाँ पे आपके सामने 350-400 वर्ड्स का ही एक पैसेज रखने वाला हूं. आप देखेंगे कि हम लोग उस पैसेज को 4 या 5 पॉइंट्स में ब्रेक कर सकते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी लेवल 1. नाउ लेवल 2 एक्टिविटी जो है वो क्या होती है? लेवल 2 एक्टिविटी में यहाँ पे आप आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपको पैसेज जो है पूरा समझ में आ गया, and now it's time to identify inferences. Now it's time to identify कि author ultimately कहना क्या चाहता है. सो प्राइमरी आर्ग्यूमेंट हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. हम उसी आर्ग्यूमेंट में ऑथर का कोई ओपिनियन होगा, उसको स्ट्रेंथन या वीकन कर सकते हैं. अजम्पशंस हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं. वहां पे अगर कुछ फ्लॉज हैं, तो वो फ्लॉज हम लोग देख सकते हैं. नाउ दिस इज एक्टिविटी आई मीन लेवल नंबर 2. सो लेवल नंबर 2 जो है वो मैं सेकेंड पार्ट में आपके लिए लेके आऊंगा. सो पहले absorb this information जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. प्रैक्टिस दिस फॉर सम डेज, एंड नेक्स्ट वीक मैं आपके साथ एक और वीडियो डिस्कस करने वाला हूं, जहां पे मैं ये वाला एडिटोरियल प्लस ऐसे 2 एडिटोरियल्स और आपके साथ डिस्कस करूंगा इन लाइव फॉर्म. राइट, सो लेवल 2 हम लोग नेक्स्ट जो सेशन है उसमें डिस्कस करने वाले हैं. तो मैंने यहाँ पे आपके लिए ये एक एडिटोरियल ले लिया. नाउ दिस एडिटोरियल इज फ्रॉम इंटरनेशनल सोर्स. ये इंडिया के किसी सोर्स से एडिटोरियल नहीं लिया हुआ है. तो एक बार आप इसको देखें, एंड मैं आपके लिए चीजें थोड़ी सी और आसान कर देता हूं. मैंने है ना आइडियाज को यहाँ पे बिल्कुल आपके लिए सेग्रीगेट कर दिया. ये आपको अलग अलग कलर्स में अलग अलग आइडियाज दिखाई दे रहे हैं. इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई एम सपोज टू ब्रेक दिस पैसेज इन 5 पॉइंट्स. वो 5 पॉइंट्स में आपके साथ रखूंगा, एंड आपको पूरा का पूरा पैसेज जो है वो समझ में आ जाएगा. मैंने यही वाला पैसेज क्यों लिया? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आपको दे रखे हैं. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्चुअली कंफ्यूज हुए कि सर कहना क्या चाहता है यहाँ पे.
तो हम लोग उसी चीज को यहाँ पे आइडेंटिफाई करने वाले हैं। तो आप लोगों का टास्क है कि मैं एक बार साइड हो जाता हूं, आप इस वीडियो को पॉज कीजिएगा, रीड दिस एडिटोरियल ऑन योर ओन एंड उसके बाद प्ले कीजिएगा आगे देखने के लिए। ठीक है, सो लेट्स गो अहेड। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो है वो ऑथर बोल रहा है, फॉर डेकेड्स NATO हैज एक्सपेंडेड steadily incorporating nations once aligned with Soviet Union. This expansion, framed as strategy to promote collective security, has brought NATO's military infrastructure closer to Russian borders. While NATO asserts that its policies aim to ensure regional stability, implications of this expansion have raised questions about its long-term impact on global peace. ठीक है, सो यहां से लेकर यहां तक बोल क्या रहा है, वो यही बोल रहा है कि धीरे धीरे करके नेटो एक्सपेंशन करता जा रहा है। इनफैक्ट वो वाली जो कंट्रीज जो पहले सोवियत के साथ थी वो भी अब नेटो के साथ आ गई हैं। एंड इस तरीके से नेटो जो है वो रशिया के बॉर्डर पे आ गया है। एंड नेटो अपने एक्सपेंशन को ये बोल के जस्टिफाई करता है कि ये रीजनल स्टेबिलिटी के लिए है, लेकिन इसके जो इस एक्सपेंशन के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसने इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के ऊपर क्वेश्चन खड़े कर दिए। तो देखो, इसको सिंप्लीफाई करके अगर मुझे आइडेंटिफाई करना होता तो क्या बोलता। NATO has steadily expanded, bringing its military presence closer to Russia. It claims that this promotes regional stability and collective security. NATO ने धीरे धीरे करके एक्सपैंड किया एंड किस नाम पे एक्सपेंशन किया कि भाई वो रीजनल स्टेबिलिटी एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी को प्रमोट कर रहा है, एंड इससे रशिया के बॉर्डर पे आके खड़ा हो गया नेटो। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, रशिया ऑन द अदर हैंड views NATO's actions as direct threat to national security. Moscow argues that NATO's growing presence near its borders has forced it to take defensive measures to ensure its sovereignty. रशिया जो है वो अपने एक्शंस को ये बोल के जस्टिफाई करता है कि नेटो जो है उसके बॉर्डर पे आके खड़ा हो गया है एंड उसके जितने भी एक्शंस है दे आर डिफेंसिव इन नेचर एंड अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए है। ठीक है, however, events such as annexation of Crimea and military operations in Ukraine are often cited as evidence of Russian aggression. अब देखो यहाँ पे एक आपको अगेन काउंटर आर्ग्यूमेंट दिखाई दे रहा होगा। बोल रहा है कि हालांकि रशिया के जो कुछ एक्शंस है, जैसे क्रीमिया में उसने एक्शन किया था, मिलिट्री एक्शन है यूक्रेन में, उसको रशियन अग्रेशन की तौर पे दिखाया जाता है, yet Russia maintains that these actions were responses to NATO's steady encroachment and destabilizing effects of its policies. बावजूद इसके रशिया बोलता है कि ये तो नेटो के कारण हुआ क्योंकि नेटो एनक्रोच करता जा रहा है। ठीक है, सो इस पॉइंट को हम लोग कैसे लिखेंगे, लोग रशिया सीज नेटोज एक्सपेंशन एज डायरेक्ट थ्रेट प्रॉम्प्टिंग डिफेंसिव मेजर्स, क्योंकि रशिया ने यही बोल के तो अपने मेजर्स को जस्टिफाई किया। रशिया आर्ग्यूज दे आर डिफेंसिव रिस्पॉन्सेज टू नेटोज एनक्रोचमेंट। तो मैंने बीच वाला जो पॉइंट था कि ये वाला पॉइंट था उसको मैं शायद ऐड नहीं करूं। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली रशिया उसको यही बोल के तो जस्टिफाई कर रहा है कि वो डिफेंसिव थे नेचर में। सो रशिया नेटो के एक्सपेंशन को जो है वो थ्रेट की तरह देख रहा है एंड डिफेंसिव एक्शंस उसने लिए, एंड रशिया अपने एक्शंस को ये बोल के जस्टिफाई कर रहा है कि ये नेटो के एनक्रोचमेंट की वजह से हुए। सो दिस वाज पॉइंट नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग पर्सपेक्टिव्स फर्दर कॉम्प्लिकेट नैरेटिव। एंड ये जो पूरा नैरेटिव है कि भाई किसकी वजह से ऐसा हो रहा है, वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया है बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग पर्सपेक्टिव्स। नेटो कुछ कह रहा है, रशिया कुछ कह रहा है, तो आगे क्या बोल रहा है, वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज हैव रिपीटेडली वॉर्न ऑफ पोटेंशियल रशियन मिलिट्री थ्रेट टू नेटो। वेस्टर्न एजेंसीज बोलती है कि रशिया जो है वो नेटो के लिए एक थ्रेट है, सजेस्टिंग मॉस्को हार्बर्स एम्बिशन ऑफ अंडरमाइनिंग करंट ग्लोबल ऑर्डर, कि भाई मॉस्को जो है करंट ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को डैमेज करना चाहता है। These warnings have fueled NATO's justification and NATO इसीलिए अपने actions को justify कर रहा है। आगे बोला, yet such moves have arguably deepened the divide and heightened tensions between Russia and NATO. लेकिन इन moves की वजह से जो NATO की ये जो moves हैं, इन moves की वजह से रशिया एंड NATO में जो divide है वो और ज्यादा बढ़ गया है। अब देखो, पहला जो आपको इंडिकेशन है वो यहीं से ही मिलता है। तो यहां पे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दी, फिर रशिया ने क्या कहा वो वाली बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दी, फिर यहां पे भी थोड़ी सी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन थी, लेकिन ये जो येट है ये ऑथर की तरफ से आया। ऑथर ने बोला कि सच मूव्स हैव आर्ग्यूएबली डीपन द डिवाइड। तो ये पहला कि भाई नेटो की जो ये मूव्स हैं इससे डिवाइड और ज्यादा बढ़ गया। तो ऑथर की तरफ से पहला इंडिकेशन आया कि ऑथर कहना क्या चाहता है। तो देखो, contrasting perspectives complicate this issue as Western intelligence blames
रशिया फॉर इट्स मिलिट्री प्रेजेंस इन द रीजन एंड इंक्रीज मिलिट्री एड टू यूक्रेन। कि भाई नेटो यूक्रेन की मदद क्यों कर रहा है? बिकॉज रशिया वहां पे खतरा है। विच हैज डीपन्ड हॉस्टिलिटीज। सो विच किसके लिए है? जो इंक्रीजिंग एड है यूक्रेन के, उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? हिस्टोरिकल अटेम्प्ट्स टू ब्रिज दिस डिवाइड सच एज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेटो रशिया काउंसिल, उसने ज्यादा कुछ किया नहीं है। इट हैज डन लिटिल। Relations worsened following Russia's actions in Georgia in 2008 and Ukraine in 2014, with NATO accusing Moscow of undermining global security. और जो इनके बीच में काउंसिल बनी थी उससे तो कुछ ज्यादा फायदा नहीं पड़ा, और रशिया का जो अग्रेशन था इन 2014 एंड इन 2008 उससे रिलेशनशिप और खराब हो गया। लेकिन रशिया फिर भी अपने मिलिट्री एक्शंस को ये बोल के जस्टिफाई कर रहा है कि हम नेटो की तरफ नहीं गए, नेटो हैज कम टुवर्ड्स अस। देखो, Russia counters that it has not advanced military infrastructure towards NATO, instead pointing to alliance's expansion as true source of instability. ठीक है, so यही तो बोल रहा है। Initiatives like NATO Russia Council have largely failed, with relations worsening after conflicts in Georgia and Ukraine, and NATO blaming Russia, but Russia blames the NATO. अल्टीमेटली यही तो हो रहा है कि नेटो जो है वो रशिया को ब्लेम कर रहा है एंड रशिया नेटो को ब्लेम कर रहा है। अब देखो, तो हमने पहला इंडिकेशन देखा था कि नेटो के एक्शंस की वजह से ऑथर कुछ कह रहा था, अब यहां पे आपको और दिखेगा। As diplomatic efforts stall and tensions rise, the question remains what has driven the region into its current state of hostility. जैसे जैसे टेंशन बढ़ता जा रहा है, अब लोग इवेल्युएट कर रहे हैं कि भाई ये ऐसा हुआ क्यों। While many point to Russia's actions, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं रशिया जिम्मेदार है, a closer look at NATO's expansion reveals a cycle of mistrust and provocation. अगर आप ध्यान से देखोगे तो नेटो के एक्शंस के कारण मिसट्रस्ट एंड प्रोवोकेशन हुआ। यानी कि पहला इंडिकेशन यहां पे, दूसरा इंडिकेशन यहां पे, ऑथर ने क्लियरली अपना आर्ग्यूमेंट दे दिया कि बहुत सारे लोग रशिया को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नेटो की वजह से हो रहा है। ठीक है, shaping a complex geopolitical landscape where line between aggressor and defender becomes increasingly blurred. कि यहां पे नेटो के एक्शंस के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन हमें ऐसा दिख रहा है कि कौन अग्रेसर है, कौन सफरर है, उसके बीच में ज्यादा हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। लेकिन ऑथर का आर्ग्यूमेंट बड़ा क्लियर हो गया। सो लास्ट पॉइंट यही है आपके सामने, वो बोल रहा है, अ क्लोजर लुक रिवील्स नेटोस एक्सपेंशन हैज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन फ्यूलिंग मिसट्रस्ट एंड प्रोवोकेशन। सो अल्टीमेटली पूरा पैसेज जो है वो आपको समझ में आ गया। देयर वर आर्ग्यूमेंट्स, देयर वर काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, लेकिन ऑथर ने अपना जो पॉइंट है वो आपको क्लियरली दे दिया। सो एक इंडिकेशन हमें यहां से मिल रहा था, सेकंड इंडिकेशन हमें यहां से मिल रहा था। तो पूरा पैसेज इसी बारे में है कि बहुत सारे लोग रशिया को ब्लेम कर रहे हैं फॉर रीजनल इंस्टेबिलिटी, बट इट इज बिकॉज ऑफ नेटोज एक्सपेंशनिस्ट स्ट्रेटजी। कैसा लगा आपको ये चीज? अगर आप देखिए, आपको आप मुझे जरूर से चैट बॉक्स में बताइएगा कि हाउ एग्जैक्टली यू फाउंड दिस स्ट्रेटजी, क्या ये आपको हेल्प करने वाली है। एंड मैं आपको इस सेशन को एंड करूं उससे पहले दो तीन बातें और है कि ये जो चीज मैंने आपको सिखाई, ये चीज आपको कोई एक दिन में नहीं आने वाली, ये चीज आपको कोई एक हफ्ते में नहीं आने वाली। इट मे टेक सम टाइम, एटलीस्ट 3 to 4 weeks बिफोर यू फाइनली स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि अच्छा पूरे पैसेज में ऑथर क्या रहा है। तो आपको ये एक्टिविटी कैसे करनी है? एवरी 5 to 6 लाइन्स जहां पे भी एक फुल स्टॉप आ रहा है वहां तक रीड करो एंड उसको अपने वर्ड्स में लिखो। नेक्स्ट 5 to 6 लाइन्स उसको रीड करो, समझो, अपने वर्ड्स में लिखो। इससे होगा क्या, आपका जो रिटेंशन है वो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन को रिटेन करना इज वेरी डिफिकल्ट, ये पॉइंट्स को रिटेन करना इज वेरी सिंपल। ठीक है, सो दिस इज लेवल 1। आपको पहले लेवल 1 को परफेक्ट करना है, एंड नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू कम विद पार्ट नंबर 2, एंड पार्ट नंबर 2 में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग लेवल 2 को भी एड्रेस कर सकते हैं। सो आपका टास्क इन 6-7 दिनों का यही है कि द हिंदू से एडिटोरियल लो, एवरी 5 to 6 लाइन्स प्रिपेयर अ पॉइंट, राइट, एंड देखो कि आपको कितना वो पैसेज जो है वो समझ में आया, एंड उसके बाद लेवल 2 के लिए हम लोग मिलेंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज मेरी तरफ से इतना ही। यू ऑल हैव अ वंडरफुल डे अहेड। थैंक यू।